कहानी की शुरुआत में हमारा हीरो अपनी लाल बाइक के साथ तेजी से रास्ते पर जा रहा था। अचानक उसे एक मोबाइल कॉल आता है। बू फोन उठाती है और बताती है कि उसका नाम वोंग हान है। तभी दूसरी तरफ से एक महिला कुछ बहुत अजीब और चौंकाने वाली बात कहती है कि बू उसके द्वारा प्रेग्नेंट हो चुकी है। हमारा हीरो बहुत हैरान, परेशान और इरिटेटेड होकर बिना कोई जवाब दिए कॉल कट कर देता है। फिर बू फिर से अपनी ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करती है। बिल्कुल एक प्रो बाइक राइडर की तरह वो तेजी से गाड़ी को ट्रैफिक के बीच से निकालते हुए अपनी डिलीवरी का ऑर्डर पूरा करने के लिए एक दुकान पर पहुंचता है। असल में हमारा हीरो एक डिलीवरी बॉय है, लेकिन उसकी एक छुपी हुई पहचान भी है, जिसका खुलासा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। वहाँ वह कुछ सहकर्मियों की फुसफुसाहट सुनता है और एक मोटे सहकर्मी से पूछता है कि वो क्या बड़बड़ा रहा है। वो सहकर्मी बताता है कि सू परिवार की बेटी शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे से शादी करने वाली है। वो लड़की की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि उसका मंगेतर न सिर्फ बदसूरत है बल्कि पूरी तरह से बेकार इंसान है। उसी पल वो अपने सहकर्मी से फोन छीनकर तस्वीर को गौर से देखता है। फिर उसे याद आता है कि ये वही नशे में धुत लड़की है जिसने एक बार उस पर लाइन मारने की कोशिश की थी। इसके साथ ही पहले वाला फोन कॉल उसके दिमाग में सही बैठता है और उसे एहसास होता है कि शायद ये मजाक नहीं था। एक महीने पहले की एक फ्लैशबैक शुरू होती है जिसमें तस्वीर वाली महिला एक होटल के गलियारे में दिखती है। उसे चक्कर आ रहा है और उसे शक है कि किसी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया। वो इतनी बेहोश है कि कमरे के नंबर गलत समझ लेती है और गलत दरवाजे पर पहुंच जाती है। दरवाजा हल्का खुला देखकर वो सोचती है कि क्या उसने बाहर जाते वक्त ताला नहीं लगाया। हमारा पात्र अकेले शराब पी रहा था, अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। वो शिकायत करता है कि उसका रुतबा कुछ ज्यादा ही था, इसीलिए वो डिलीवरी ड्राइवर बनकर वापस आया। तभी सू परिवार की वारिस उस कमरे में ठोकर खाती हुई आती है और उसके बिस्तर पर गिर पड़ती है। वो पूछती है कि वो कौन है और मदद की गुहार लगाती है। कहती है कि उसे बहुत गर्म लग रहा है। हमारा नौजवान एकदम लाल हो जाता है, उस लड़की की खूबसूरती से पूरी तरह मोहित। वो और करीब आती है और फिर से मदद मांगती है, जबकि वो सोचता है कि क्या ये सब बस एक सपना है। उसे याद है कि उस दिन उसने बिस्तर की चादरें कितनी जोर से पकड़ी थी। यादें धुंधली पड़ती है और उसका सहकर्मी पूछता है कि वो तस्वीर पर इतना खोया क्यों है। मोटा सहकर्मी उसका मजाक उड़ाने लगता है, कहता है कि वो फिर से अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है। बाकी सहकर्मी हंस पड़ते हैं, याद करते हुए कि उसने कभी खुद को हथियार डीलर तो कभी ट्रस्ट फंड किट बताया था। वे पूछते हैं कि इतना बड़ा आदमी डिलीवरी क्यों कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ सिगरेट जलाता है और कहता है कि वे समझ नहीं पाएंगे। उसका सहकर्मी तंज कसता है कि उसका झूठ दिन ब दिन और बेतुका होता जा रहा है। अचानक एक बहुत ही शानदार लाल स्पोर्ट्स कार डिलीवरी सेंटर के ठीक सामने रुकती है। डिलीवरी वालों का मुंह खुला रह जाता है। वे उस लग्जरी गाड़ी से पूरी तरह हैरान है। अगले ही पल दरवाजा खुलता है और एक शानदार हाई हील में एक पैर बाहर निकलता है। सबके आश्चर्य में कार से निकलने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि सू परिवार की वारिस है। वो डिलीवरी वालों को गंभीर नजरों से घूरती है, अपनी शानदार खूबसूरती दिखाते हुए। बाकी लोग पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं। फिर एक लड़का समझता है कि ये वही लड़की है जो पहले तस्वीर में थी। सभी हांफते हैं ये जानकर कि ये वाकई वही है और सोचते हैं कि वारिस वहाँ क्या कर रही है। वो सीधे वोंग हान के पास जाती है और पूछती है कि उसने उसके कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। उसके सहकर्मी हैरान है, यकीन नहीं कर पा रहे कि हमारा लड़का उसे वाकई जानता है। हमारा पात्र अपनी सिगरेट बुझाता है और कूल बनते हुए पूछता है, क्या बात है। बिना समय गवाए वो महिला खुलासा करती है कि वो एक बच्चे की उम्मीद कर रही है और वो बच्चा उसका है। सभी हैरान हो जाते हैं, सवाल करते हैं कि क्या उन्होंने सही सुना कि वो हान का बच्चा पैदा करने वाली है। हमारा नौजवान फिर उस महिला से पूछता है कि क्या वो पूरी तरह से निश्चित है कि कोई गलती नहीं हुई। वो उसे गंभीर नजरों से देखती है और कहती है कि वो उसके साथ अस्पताल चले। वो उसे कार में बैठने को कहती है और उसके सहकर्मी चिल्लाते हैं कि वो वहाँ खड़ा न रहे। हमारा लड़का जाने का फैसला करता है और एक सहकर्मी से कहता है कि मैनेजर से उसकी जगह संभाल ले। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, दोनों शहर की सड़कों पर तेजी से निकल पड़ते हैं। कार के अंदर हमारा लड़का अभी भी शक में है और लड़की पूछती है कि क्या उसे सचमुच लगता है कि वो ऐसी बात बनाएगी। गंभीर नजरों से वो कहता है कि अगर बच्चा उसका है तो वो दोनों की जिम्मेदारी लेगा। ये सुनकर सू परिवार की वारिस उसकी तरफ देखती है। वो उसका मजाक उड़ाती है और पूछती है कि वो डिलीवरी ड्राइवर की तनख्वाह पर जिम्मेदारी कैसे लेगा। हमारा लड़का सीट पर पीछे झुकता है और कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, वो ईमानदारी से कमाता है। वो उसे याद दिलाती है
कि वो सुपरिवार से है, लेकिन हमारा नौजवान कहता है कि उसे इस स्टेटस की बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात से नाराज होकर वो अचानक ब्रेक मारती है। कार चीखती हुई रुकती है, जिससे हमारे पात्र का माथा सीधे विंडशील्ड से टकराता है। वो चिल्लाता है, पूछता है कि क्या उसने जानबूझकर किया, लेकिन वो सिर्फ सुपरिवार के बारे में जवाब देती है। थोड़ी देर बाद लाल कार एक बड़े अस्पताल के सामने रुकती है। वो महिला गाड़ी से उतरती है और हमारा पात्र उसके पीछे। वो उसे चेतावनी देती है कि जिम्मेदारी की बात छोड़ दे, वरना अगर उसके परिवार को पता चला तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन हमारा नौजवान जोश में आ जाता है और चिल्लाता है कि अगर बच्चा उसका है तो वो पूरी जिम्मेदारी लेगा। वो उसकी बात को नजरअंदाज करती है और कहती है कि अस्पताल के अंदर चलें ताकि ये सब खत्म हो सके। दोनों चुपचाप गलियारे में चलते हैं। सुप उसे एक पल रुकने को कहती है। हमारे पात्र को अजीब लगता है कि वे सर्जरी रूम के सामने हैं और पूछता है कि वे वहाँ क्यों हैं। सुपरिवार की वारिस जवाब नहीं देती और बस कहती है कि वो कमरे में जा रही है। हमारा लड़का पूरी तरह हैरान है, यकीन नहीं कर पा रहा कि उसने क्या सुना। वो उसका हाथ पकड़ता है और बेताबी से पूछता है कि क्या वो गंभीर है। वो कहती है कि वो उनका समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन हमारा लड़का जोर देता है कि पैसा कोई मसला नहीं है। तभी एक नर्स आती है और सुकी को प्रक्रिया शुरू करने के लिए बुलाती है। वो उसका कंधा पकड़ता है, लेकिन उसका मन पहले ही बन चुका है। हीरो बहुत ही चिंतित होकर लड़की से पूछता है, क्या तुम सच में इस बच्चे को गिरा दोगी? बू कुछ नहीं बोलती, फिर खुद को छुड़ाती है और ऑपरेटिंग रूम में चली जाती है। हीरो सोचता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। शरीर तो तुम्हारा है, मैं तुम्हें जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता। मेरा पास इसका भी कोई अधिकार नहीं है। गलियारे में अकेला छूटा हमारा नौजवान बेबस महसूस करता है, कुछ भी रोकने में असमर्थ। अंदर वो युवती पहले से ही गरनी पर लेटी है, जबकि डॉक्टर शुरू करने की तैयारी करते हैं। उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो वाकई ये नहीं करना चाहती। डॉक्टर फिर एक सिरिंज तैयार करता है और युवती से कहता है कि चिंता न करे, सब जल्दी खत्म हो जाएगा। वो हामी भरती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन आखिरी पल में वो अपना हाथ उठाती है, डॉक्टर से रुकने को कहती है। बाहर हमारा लड़का निराशा के साथ इंतजार करता है, सोचता है कि अगर वो बच्चा नहीं चाहती तो वो कुछ नहीं कर सकता। अचानक दरवाजा खुलता है, वो ऑपरेटिंग रूम से बाहर निकलती है। हमारा पात्र उसे तुरंत देख लेता है। हीरो हैरानी से कहता है, अभी अभी तो गई थी और इतनी जल्दी, लगता है आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड हो गई है। वो दौड़कर उसके पास जाता है, पूछता है कि वो कैसी है। युवती कहती है कि वो थोड़ा थक गई है और उसे अपनी कार से घर छोड़ने को कहती है। हमारा नौजवान तुरंत मान जाता है, डींग मारते हुए कि वो कुछ भी चला सकता है, यहाँ तक कि फाइटर जेट भी। इसके साथ दोनों अस्पताल छोड़ देते हैं और वो लाल स्पोर्ट्स कार की ड्राइविंग सीट पर बैठता है। जब वे एक शानदार मोहल्ले से गुजर रहे होते हैं, हमारे लड़के का फोन बजने लगता है। वो कॉल उठाता है, कोई उसे एक इवेंट के बारे में बताता है और कहता है कि एक महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट उसके आदेशों का पालन करेगा। थोड़ी देर बाद वे एक विशाल हवेली पर पहुंचते हैं और हमारा लड़का उसे बताता है कि वे पहुंच गए हैं। फिर वो उसकी तरफ देखता है और नोटिस करता है कि वो ठीक नहीं लग रही। सुकी कहती है कि वो घर पहुंच गई है और उसे चले जाने को कहती है ताकि उसका परिवार उसे न देख ले, लेकिन हमारा लड़का कहता है कि वो कमजोर लग रही है और उसे दरवाजे तक छोड़ना चाहता है, पर युवती उसकी मदद ठुकरा देती है और कहती है कि वो उसके मामले में दखल न दे। जब हमारा नौजवान अलविदा कहता है, वो घर की तरफ चल पड़ती है। अचानक सुकी की हील जमीन पर मुड़ जाती है। वो चीखती है और आगे की ओर गिरने लगती है, जबकि हमारा पात्र ये सब देखता है और तुरंत रिएक्ट करता है। केंद्रित नजर के साथ, एक तेज ह के साथ वो उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है, ठीक समय पर गिरने से बचाते हुए। हमारा लड़का उसे अनाड़ी कहता है, लेकिन युवती नाराज होकर पूछती है कि उसने क्या कहा, तो वो फिर वही दोहराता है। सुपरिवार की वारिस वो हमारे पात्र की बाह को चिकोटी काटती है, फिर भी हमारा लड़का पीछे नहीं हटता। वो मौका लेता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे प्रिंसेस कैरी में उठा लेता है और शिकायत करता है कि उसकी चिकोटी कुछ ज्यादा ही जोरदार थी। फिर दृश्य सुपरिवार की शानदार हवेली के अंदर का हो जाता है। अंदर पहुंचकर वो उसे सोफे पर बिठाता है और उसके घायल टखने की देखभाल के लिए घुटनों के बल बैठता है। युवती कहती है कि उसे मदद की जरूरत नहीं और उसे चले जाने को कहती है, लेकिन हमारा लड़का जोर देता है और उसे हिलने डुलने से मना करता है। तभी ऊंची एड़ियों की आवाज बड़े कमरे में गूंजती है। अचानक दरवाजा खुलता है और दोनों लिविंग रूम में अप्रत्याशित रूप से पकड़े जाते हैं। दो महिलाएं दरवाजे पर दिखती है और उस संदिग्ध दृश्य में घुस आती है। सुकी की माँ अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ पूछती है कि क्या हो रहा है।
हमारा पात्र खड़ा होता है और बताता है कि युवती ने सिर्फ अपना टखना मोच लिया है। युवती कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और बस उसकी मदद करने आया था। ये सुनकर हमारा लड़का पूरी तरह हैरान और अवाक रह जाता है। सुकी की माँ भी सदमे में है और चिल्लाकर पूछती है कि क्या ये डिलीवरी बॉय वाकई उसका बॉयफ्रेंड है। उसकी माँ चीखती है और अपनी बेटी से पूछती है कि उस कमरे में क्या चल रहा है। फिर वो हमारे नौजवान की तरफ इशारा करती है और पूछती है कि ये डिलीवरी बॉय कौन है। सुकी बस गंभीर चेहरा लिए चुप रहती है। फिर युवती कहती है कि ये मजाक था और हमारा नौजवान सिर्फ उसके टखने की मदद के लिए आया था। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि वो कुन परिवार में शादी करने वाली है और कोई गलती नहीं कर सकती। हमारा पात्र फिर पूछता है कि डिलीवरी ड्राइवर होने में क्या गलत है। वो महिला उसे मामूली इंसान कहती है और कहती है कि अगर उसे लगता है कि वो कभी उसकी बेटी के साथ हो सकता है तो वो सपने देखता रहे। इसके साथ हमारा लड़का उस महिला की बात से गुस्से में आ जाता है और ड्रामे से बचने के लिए युवती उसे धन्यवाद देती है और चले जाने को कहती है। हमारा नौजवान फिर जाने के लिए मुड़ता है, जबकि सुपरिवार की दोस्त उसे जाते हुए देखती है। माँ अपनी दोस्त से कहती है कि युवती को उसके कमरे में ले जाएं और जहाँ वो लड़का खड़ा था वहाँ साफ कर दे। बेडरूम में दोस्त पूछती है कि उस डिलीवरी ड्राइवर के साथ उसका क्या रिश्ता है। दोस्त कहती है कि वो शायद अपनी माँ को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन उसे नहीं, क्योंकि उसने देखा कि वो उसे कैसे देख रही थी। बिना हिचक सुकी अपनी दोस्त को बताती है कि वो हमारे लड़के का बच्चा पैदा करने वाली है। ये खबर सुनकर दोस्त पूरी तरह हैरान और अविश्वास में रह जाती है। दोस्त पूछती है कि क्या वो गंभीर है और एक डिलीवरी ड्राइवर के साथ ऐसा क्यों, लेकिन युवती कहती है कि उसने ज्यादा शराब पी ली थी और ये एक हादसा था। युवती सवाल करती है कि वो कुन परिवार से ये कैसे छुपाएगी, लेकिन सुकी बताती है कि उसने पहले ही फैसला कर लिया है और वो बच्चे को रखने वाली है। इस पर दोस्त घबरा जाती है और चिल्लाती है कि वो पूरी तरह पागल हो गई है। युवती फिर बताती है कि उसने उस लड़के से बात की और उसने वादा किया कि वो पूरी जिम्मेदारी लेगा। दोस्त उसे याद दिलाती है कि वो सुपरिवार से है और उस डिलीवरी ड्राइवर के पास देने को कुछ नहीं है। वो कहती है कि वो खुद इसकी जिम्मेदारी लेगी और पूछती है कि उसकी दोस्त वापस क्यों आई। युवती बताती है कि उसके दादाजी एक इवेंट के लिए आए थे और वो उनके साथ आई थी। सुकी की दोस्त को एक आइडिया आता है। वो सुकी से कहती है कि उसे एक विचार आया है। वो सुझाव देती है कि युवती दावा करे कि डिलीवरी ड्राइवर ने उस पर जबरदस्ती की, लेकिन उसे ये विचार भयानक लगता है। फिर दृश्य बदलता है और हम हमारे पात्र को मोहल्ले की सड़कों पर अकेले चलते हुए देखते हैं। हमारा नौजवान शिकायत करता है कि इस शानदार इलाके में कोई टैक्सी नहीं है। जैसे ही एक काली कार पास आती है, गाड़ी हमारे लड़के के ठीक बगल में रुकती है, जो स्थिति को गौर से देखता है। हमारा लड़का कार के अचानक आने से थोड़ा संदेहास्पद हो जाता है। एक सूट में सजा एक बुजुर्ग व्यक्ति कार से उतरता है और हमारे नौजवान को वॉन्ग मास्टर कहकर संबोधित करता है, जबकि वह बस देखता रहता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति बताता है कि वो उसे उस शाम के नीलामी इवेंट में ले जाने आया है। हमारा नौजवान याद करता है कि उसके दादाजी ने उस इवेंट का जिक्र किया था। वो कहता है कि उसे इस शानदार पार्टी में जाने से पहले नहाने और नए कपड़ों की जरूरत है। काली लिमोजीन शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ पड़ती है। थोड़ी देर बाद वे एक बैंक्वेट हॉल पहुंचते हैं, जहां अमीर और महत्वपूर्ण लोगों की भीड़ है। अब एक शानदार सूट में सजा हमारा लड़का वहां मौजूद लोगों की तादाद से प्रभावित होता है। अचानक एक जानी पहचानी आवाज उसका नाम पुकारती है और वह मुड़कर देखता है कि वो कौन है। उसे हैरानी होती है। ये सुकी की दोस्त है जो उसे पहचान लेती है। वो उससे सवाल करती है और पूछती है कि क्या वो शायद वेटर के तौर पर भी काम कर रहा है। हमारा नौजवान न कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे बोलने नहीं देती। अपना धैर्य खोकर वो युवती हमारे पात्र के सूट की आस्तीन पकड़ लेती है। फिर वो उसे एक निजी कोने में खींच लेती है ताकि वे अकेले में बात कर सके। वो लड़की उसे चेतावनी देती है कि सुकी उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और अगर वो बच्चे के लिए जिम्मेदारी नहीं लेता तो उसे धमकी देती है। हमारा लड़का हैरान है क्योंकि उसे लगा था कि सुकी ने गर्भावस्था खत्म कर दी है। दोस्त चिल्लाती है कि उसने बच्चा रखने का फैसला किया है और हमारा नौजवान स्तब्ध रह जाता है। वो सोचता है कि क्या उसने वाकई कल अस्पताल में प्रक्रिया पूरी नहीं की। गुस्से में वो युवती उसे फिर धमकी देती है। कहती है कि अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो उसे पछतावा होगा। अपनी गंभीरता दिखाने के लिए वो अपनी हाई हील से उसके पैर पर जोर से कदम रखती है। हमारा पात्र दर्द से चिल्लाता है, जबकि वो युवती वहां से चली जाती है। उसी पल स्टेज पर एक आदमी घोषणा करता है कि नीलामी इवेंट शुरू होने वाला है।
हमारा लड़का सोचता है कि उसे यहाँ जल्दी से काम निपटाना होगा ताकि वो सुकी को ढूंढ सके और समझ सके कि क्या हो रहा है। एक सूट और चश्मे वाली महिला पास आती है और उसे वोंग मास्टर कहकर संबोधित करती है। वो खुद को उसकी सहायक लू यू के रूप में करती है और कहती है कि उसे प्रेसिडेंट लिन ने भेजा है। हमारा नौजवान कहता है कि नीलामी शुरू होने वाली है और उसे अपने साथ मुख्य हॉल में चलने को कहता है। तभी कोई अचानक हॉल में प्रवेश करता है जिससे हंगामा मच जाता है। सामने एक अतिरिक्त व्यक्ति घोषणा करता है कि रात का प्रोजेक्ट पहले ही कुन परिवार ने हथिया लिया है। वो आदमी अपनी मूंछों को घुमाते हुए मुस्कुराता है और सभी से सम्मान दिखाने को कहता है। वो खुद को कुन परिवार का कुनले के रूप में प्रस्तुत करता है और जो सहयोग न करे उसे धमकी देता है। हमारा लड़का पूछता है कि वो आदमी कौन है और सहायक बताती है कि वो उस रात का उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। हमारा लड़का तंज कसता है और पूछता है कि क्या वो सोचता है कि वो उससे मुकाबला कर सकता है, लेकिन सहायक कुन परिवार की योजना समझाती है। उसे याद आता है कि उसका सहकर्मी सुकी के मंगेतर के बारे में बुरा भला कह रहा था और उसे एहसास होता है कि वो उसी परिवार से है। गंभीर नजरों के साथ हमारा नौजवान आखिरकार पूरी स्थिति समझ जाता है। स्टेज पर नीलामकर्ता बोली की घोषणा करता है, वो प्रोजेक्ट जो सभी चाहते हैं। बिना एक सेकंड गवाए कुनले अपनी पैडल उठाता है और बड़े प्रोजेक्ट के लिए 5 अरब की बोली लगाता है। मेहमान ऊंची बोली से हैरान हैं और टिप्पणी करते हैं कि कोई भी कुन परिवार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन हमारा पात्र शांति से अपनी पैडल उठाता है और 6 अरब की बोली लगाता है। भीड़ घबरा जाती है, सोचती है कि ये पागल आदमी कौन है जिसने कुन परिवार को इस तरह चुनौती दी। सभी फुसफुसाते हैं कि उस लड़के की मौत निश्चित है और कुन परिवार इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लड़के की हिम्मत से नाराज कुनले गुस्से में आ जाता है और वो 650 मिलियन की बोली लगाता है। हीरो तुरंत 700 मिलियन बोलता है। उसका ओपोनेंट अब प्रेशर फील कर रहा था और वो 750 मिलियन कहता है। हीरो बिना पैडल उठाए 800 मिलियन बोल देता है। सारे लोग पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा असल में कौन है जो इतना बड़ा बोली लगा सकता है। उसका ओपोनेंट अपने सारे नशे को फैलाते हुए गुस्से में बोल देता है 850 मिलियन और ये प्रोजेक्ट अब मेरा है। तभी हीरो पैडल उठाते हुए 890 मिलियन बोल देता है। वो आदमी अब अपना आपा खो देता है। हमारे लड़के की हिम्मत से नाराज कुनले गुस्से में आ जाता है। वो क्रोधित होकर अपने गुंडों के साथ खड़ा होता है और चिल्लाता है, पूछता है कि हमारा नौजवान कौन है और क्या वो लड़ाई मोल लेना चाहता है, और चिल्लाता है कि इस शहर में उसका परिवार हुकूमत करता है। फिर वो हमारे लड़के का कॉलर पकड़ता है और कहता है कि कोई भी वो नहीं छीन सकता जो वे चाहते हैं। वो आदमी फिर 900 मिलियन की बोली लगाता है और हमारे लड़के को धमकी देता है कि अगर वो जारी रखता है तो। हमारा नौजवान बस एक मजाकिया हंसी छोड़ता है, अपने प्रतिद्वंदी की धमकी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो अपनी पैडल उठाता है और प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब की बोली लगाता है। प्रतिद्वंदी आपा खो देता है और हमारे लड़के पर झपटता है। एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का तेज है और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। ये प्रहार प्रतिद्वंदी को पीछे उड़ा देता है और हमारा नौजवान पूछता है कि क्या बस इतना ही है उसके पास। सभी गुंडे हमारे लड़के पर हमला करने दौड़ते हैं। बिना समय गवाए वो उनके ऊपर एक कुर्सी फेंकता है। एक गुंडे को एहसास होता है कि हमारे लड़के से उलझना अच्छा विचार नहीं था। एक तेज और सटीक में वो एक और गुंडे को नीचे गिरा देता है। फर्श पर पड़ा प्रतिद्वंदी गुस्से में चीखता है, पूछता है कि क्या वाकई खत्म होना चाहता है। हमारा लड़का फिर अपने प्रतिद्वंदी की तरफ मुड़ता है और पुष्टि करता है कि वही है जो अब पिटने वाला है। हमारा नौजवान फिर प्रतिद्वंदी की ओर कूदता है। एक ताकतवर प्रहार के साथ वो प्रतिद्वंदी को सीधे मारता है और हॉल में एक जोरदार धमाका गूंजता है और बस प्रतिद्वंदी फर्श पर पूरी तरह बेहोश हो जाता है। लड़ाई के बाद हमारा नौजवान दर्शकों की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या कोई और बोली लगाने वाला है। नीलामकर्ता पूरी तरह डरा हुआ हकलाते हुए कहता है कि कोई और बोली नहीं है। हमारा लड़का फिर अपनी सहायक से कहता है कि कागजी काम संभाल ले, क्योंकि उसे एक जरूरी काम निपटाना है। ये सुकी की दोस्त एक शानदार कमरे में अपने दादाजी के साथ बात कर रही है। युवती अपने दादाजी से पूछती है कि उन्होंने उसे इतनी जल्दी क्यों बुलाया कि वह नीलामी छूट गई। गंभीर नजरों के साथ दादाजी उसे कहते हैं कि जब वो व्यक्ति आए तो कोई मूर्खतापूर्ण बात न कहे, क्योंकि वो उसे नहीं जानता। युवती सोचती है कि ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो उसके दादाजी को इतना सतर्क कर दे। एक सूट में सजा आदमी उन्हें सूचित करता है कि नीलामी खत्म हो गई है,
लेकिन कुन परिवार प्रोजेक्ट नहीं जीत सका। हैरान युवती यकीन नहीं कर पाती कि वे हार गए और सोचती है कि किसने हिम्मत की होगी उनके खिलाफ खड़े होने की। फिर उसके दादाजी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का वे इंतजार कर रहे थे वो आ गया है, और युवती सोचती है कि वो बहुत घमंडी है। वो अपने दादाजी से कहती है कि वो अपनी दोस्त नैनन को फोन करने के लिए बाहर जा रही है। गलियारे में चलते हुए वो सोचती है कि कुन परिवार कुछ समय तक सु परिवार के साथ सहयोग नहीं कर पाएगा। अपने फोन में व्यस्त युवती अचानक हमारे पात्र के सीने से टकरा जाती है। वो हमारे नौजवान पर चिल्लाती है और उसे बदबूदार डिलीवरी बॉय कहती है। पूछती है कि फिर से वही क्यों, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करती है और अपनी दोस्त को फोन करते हुए चली जाती है, उसे बताने के लिए कि उसके पास महत्वपूर्ण खबर है। उसी पल युवती के दादाजी खड़े होते हैं और हमारे नौजवान को अभिवादन करते हैं। हमारा लड़का कहता है कि उसने अपना काम निपटा लिया है और पूछता है कि पहले वाली महिला कौन थी। बुजुर्ग व्यक्ति उसे अपनी पोती के रूप में करता है और कहता है कि वो युवा मास्टर की बहुत प्रशंसा करती है और उससे मिलना चाहती थी। वो बताता है कि हमारे लड़के के हस्तक्षेप के कारण कुन और सु परिवारों के बीच विवाह गठबंधन को टाल दिया जाएगा। हमारा नौजवान उत्सुक होता है और सुकी के जीवन के बारे में पूछता है, क्या उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा। बुजुर्ग जवाब देता है कि सु परिवार बहुत सख्त है और युवती का कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। मुस्कुराते हुए हमारा नौजवान आखिरकार सब कुछ समझ जाता है, लेकिन अचानक उसका फोन बजता है। वो देखता है कि ये सुकी का कॉल है। वो जवाब देता है और युवती कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। हमारा लड़का उससे मिलने के लिए सहमत हो जाता है। वो बुजुर्ग को अलविदा कहता है, लेकिन बुजुर्ग फिर से अपनी पोती का जिक्र करने की कोशिश करता है, पर वो कहता है कि किसी और समय। वो एक पार्क की बेंच पर बैठी है, उदास चेहरे के साथ अपनी स्थिति के बारे में सोच रही है। युवती अपनी परिस्थिति में गहरे विचार में डूबी लगती है। जल्द ही हमारा पात्र अपनी मोटरसाइकिल पर तय जगह पर पहुंचता है। वो देखता है कि वो बैठी है और उसके पीछे रुकता है। हमारा लड़का उसके बगल में बैठता है और कहता है कि चिंता न करे, क्योंकि वो उसका साथ देगा। वो फिर उसकी ओर देखती है और पूछती है कि क्या उसके पास वाकई उनके लिए समर्थन करने के साधन है। आत्मविश्वास भरे अंदाज में हमारा नौजवान उसे गले लगाता है और पूछता है कि वो क्यों नहीं करेगा। युवती उसकी कलाई पर महंगी घड़ी की ओर इशारा करती है और पूछती है कि क्या उसे पता है कि इसकी कीमत कितनी है। हमारा लड़का घड़ी का मॉडल और उसकी सटीक कीमत बता देता है। वो फिर सवाल करती है कि डिलीवरी ड्राइवर के रूप में उसे इसे खरीदने के लिए कितने साल काम करना पड़ेगा। वो उसे आश्वस्त करता है कि पैसा कोई मसला नहीं है और वो शांति से बच्चा पैदा कर सकती है। अचानक उसका फोन फिर बजता है, उनके पल को बाधित करते हुए। ये उसकी माँ का कॉल है, जो उसे वापस आने के लिए कहती है, क्योंकि उसका मंगेतर शादी के बारे में बात करने का इंतजार कर रहा है। युवती फिर हमारे नौजवान से उसे घर छोड़ने को कहती है और वह मुस्कुराते हुए सहमत हो जाता है। हमारा लड़का अपनी मोटरसाइकिल की ओर इशारा करता है और उसे बैठने को कहता है ताकि वे जा सके। सड़कों पर तेजी से चलते हुए दोनों ट्रैफिक के बीच से निकलते हैं। वो हमारे लड़के की पीठ पर झुकती है और आंखें बंद करके उस पल का आनंद लेती है। वे शहर की हलचल भरी सड़कों पर तेज गति से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। हवेली पर पहुंचकर हमारा लड़का मोटरसाइकिल पार्क करता है और युवती को दरवाजे तक छोड़ता है। प्रवेश द्वार पर युवती अपनी माँ को बताती है कि वो आ गई है, जबकि हमारा नौजवान उसके बगल में खड़ा है। उसकी माँ गुस्से में दिखती है, पूछती है कि वो कहाँ थी, क्योंकि उसका मंगेतर इंतजार कर रहा था। वो शांति से जवाब देती है कि वो बस मोहल्ले में टहलने गई थी। माँ सवाल करती है कि उसने किसी को साथ क्यों लाया और क्या उसे आगामी शादी याद है। सोफे पर बैठा आदमी उसे अभिवादन करता है और उसे कुन परिवार का कथित मंगेतर के रूप में पेश किया जाता है। सुकी बातचीत में बाधा डालती है और कहती है कि चर्चा को टाल देना चाहिए, क्योंकि सहयोग का सौदा अभी पक्का नहीं हुआ है। लेकिन मंगेतर इस बात को नजरअंदाज करता है और कहता है कि ये छोटी सी बात है, क्योंकि वे पहले शादी कर सकते हैं। वो मन ही मन सोचता है कि पहले वो उसे बिस्तर पर ले जाएगा और फिर उसके परिवार की मदद के बारे में सोचेगा। माँ फिर खुलासा करती है कि कुन परिवार उन्हें मदद के लिए 1 अरब देने वाला है, लेकिन युवती उसे रुकने को कहती है। दृढ़ नजरों के साथ सुकी स्पष्ट रूप से कहती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी। मंगेतर और उसकी माँ युवती के अचानक घोषणा से पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। वो हमारे लड़के का हाथ पकड़ती है और कहती है कि वो पहले से ही उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। माँ अवाक रह जाती है, उसकी आंखें अविश्वास से फैल जाती है जो उसने अभी सुना। माँ अपनी बेटी पर चिल्लाती है, कहती है कि वो बस एक डिलीवरी बॉय है, लेकिन युवती और समय मांगती है।
माँ चिल्लाती है कि उसकी बेटी में कोई शर्म नहीं है और उसे थप्पड़ मारने की तैयारी करती है, लेकिन हमारा नौजवान माँ का कलाई पकड़ लेता है, उस थप्पड़ को रोकते हुए जो उसकी औरत पर निशाना था। वो फिर पूछता है कि डिलीवरी ड्राइवर होने में क्या गलत है और क्या उसने परिवार के साथ कुछ गलत किया है। हमारा लड़का सवाल करता है कि अपनी बेटी को मुनाफे के लिए बेचना क्या असली बेशर्मी नहीं है। माँ चीखती है कि इस गंदे डिलीवरी बॉय को उसे तुरंत छोड़ दे। मंगेतर गुस्से में आ जाता है और सुकी की ओर इशारा करते हुए उसे डिलीवरी ड्राइवर के साथ होने के लिए अपमानित करता है। क्रोधित होकर मंगेतर कहता है कि उसका डिलीवरी ड्राइवर के साथ धोखा हुआ है और कसम खाता है कि वो हमारे नौजवान को खत्म कर देगा। बिना एक पल सोचे हमारा नौजवान उस आदमी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। ये प्रहार उस आदमी को फर्श पर उड़ा देता है। वो कहता है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और पूछता है कि उसे उसकी औरत को अपमानित करने का हक किसने दिया। फर्श पर पड़ा मंगेतर गुस्से में चीखता है और वादा करता है कि वो उसे परिणाम भुगतने के लिए मजबूर करेगा। फिर वो कॉफी टेबल से एक भारी एशट्रे उठाता है और हमला करने के लिए चीखता है कि वो उसे खत्म कर देगा। मंगेतर उस वस्तु को हाथ में लिए आगे बढ़ता है। मुस्कुराते हुए हमारा नौजवान लड़की से कहता है कि वो उसके पीछे रहे और वो मान जाती है। आसानी से हमारा लड़का उस प्रहार से बच जाता है। फिर हमारा नौजवान मंगेतर पर एक जोरदार मुक्का मारता है जो प्रहार से पीछे उड़ जाता है। फर्श पर पड़ा मंगेतर हमारे लड़के को घूरता है जो उसे उसकी औरत को छूने की हिम्मत करने के लिए डांटता है। हमारा नौजवान फिर उस आदमी के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि वो उसे सबक सिखाने वाला है। बिना समय गवाए वो मंगेतर के चेहरे पर मुक्कों की बौछार शुरू कर देता है जो दर्द से चीखता है। चोटिल चेहरे के साथ वो आदमी बेताबी से मदद के लिए चीखता है जबकि पिटाई हो रही है, लेकिन इससे पहले कि वो एक और मुक्का मार पाता कोई चिल्लाता है कि वो रुक जाए। अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने दल के साथ आता है और पूछता है कि कौन इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत करता है। हैरान युवती उस आदमी को अपने दादाजी के रूप में पहचानती है और सोचती है कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। दादाजी का समूह कमरे में प्रवेश करता है जबकि मंगेतर पिटाई के बाद फर्श पर पड़ा रहता है। गंभीर नजरों के साथ दादाजी बताते हैं कि उन्होंने कमरे में हुई पूरी बहस सुनी है। फिर वो अपनी पोती की ओर मुड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सच है कि वो डिलीवरी बॉय के बच्चे की माँ बनने वाली है। गंभीर चेहरे के साथ युवती बिना किसी हिचक के अपने दादाजी को गर्भावस्था की पुष्टि करती है। परिवार घबरा जाता है और दादाजी चिल्लाते हैं कि बच्चे को खत्म करना होगा क्योंकि वे कुन परिवार को नाराज नहीं कर सकते। मंगेतर फिर कहता है कि भले ही खत्म कर दे, वो अब उसे कुन परिवार में स्वीकार नहीं करेगा। युवती का पिता निराश होकर कहता है सुपरिवार उसकी हरकतों की वजह से खत्म हो गया। युवती उदास चेहरे के साथ चुप रहती है अपने परिवार के कठोर शब्दों को सुनते हुए। सुकी चीख कर सबको तुरंत बहस बंद करने को कहती है। उसे अच्छा नहीं लग रहा और वो बेहोश हो जाती है। हमारा नौजवान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, वो उसे दूर ले जाएगा। फिर वो उसे अपनी बाहों में उठाता है जबकि उसका पिता चिल्लाता है कि डिलीवरी बॉय उसे छोड़ दे। तिरस्कार भरी नजरों के साथ हमारा लड़का सवाल करता है कि क्या वे अब भी खुद को इंसान मानते हैं। फिर वो मुड़ता है और युवती को बाहों में लिए हवेली से निकलने लगता है। उसका पिता उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हमारा नौजवान उनके ऊपर फर्नीचर फेंकता है। फिर वो घोषणा करता है कि वह सुकी को ले जा रहा है और पूछता है कि क्या किसी को इससे कोई दिक्कत है। युवती के माता पिता हमारे लड़के की हरकतों से पूरी तरह हैरान और अवाक रह जाते हैं। दादाजी और बाकी रिश्तेदार भी ठिठक जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या करें। चूंकि कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं करता, वो बस मुड़ता है और उसे बाहों में लिए हवेली से चला जाता है। जल्द ही वे हमारे नौजवान के एक लग्जरी बिल्डिंग में बने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो युवती को आराम करने के लिए सोफे पर धीरे से बिठाता है। तभी उसका आईडी कार्ड उसके पर्स से गिर जाता है। हमारा लड़का झुककर उस कार्ड को उठाता है। उसे पता चलता है कि आज उसका जन्मदिन है और वो सोचता है कि उसके परिवार में किसी ने इसे याद नहीं किया। फिर फैसला करता है कि वो उसे दिखाएगा कि उसका आदमी क्या कुछ कर सकता है। 20 मिनट बीतते हैं और सुकी अपार्टमेंट के सोफे पर आराम कर रही है। आखिरकार युवती जागती है और सोफे पर बैठती है, ये समझने में उलझी कि वो कहाँ है। हमारा नौजवान फिर एक एप्रन पहने हुए आता है, उसके लिए खाने का एक कटोरा पेश करता है। वो बताता है कि उसने उसके लिए एक खास दावत तैयार की है। युवती खाने की खुशबू से मंत्रमुग्ध हो जाती है और हमारा नौजवान अपनी स्किल्स की डींग मारता है। मुस्कुराते हुए सुकी पूछती है कि क्या वो एक पल के लिए भी डींग मारना बंद कर सकता है। फिर वो टेबल पर बैठने के लिए एक कुर्सी खींचती है।
तभी हमारा लड़का असली सरप्राइज दिखाता है, उसके लिए एक जन्मदिन का केक। चेहरे पर मुस्कान लिए हमारा नौजवान उसे जन्मदिन की बधाई देता है। युवती पूरी तरह हैरान और भावुक हो जाती है, पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि उसका जन्मदिन है। टेबल पर बैठे हमारा लड़का पूछता है कि क्या ये सरप्राइज शानदार नहीं था, जिससे वो सोच में पड़ जाती है। आंखों में आंसुओं के साथ युवती हमारे लड़के के इस इशारे से भाव विभोर हो जाती है। हमारा नौजवान फिर उसे अपना कंधा रोने के लिए देता है, डींग मारते हुए कि सुपर मॉडल्स को भी इसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता। युवती फिर हंसने लगती है, उसके सांत्वना देने की कोशिश से मनोरंजित होकर। हमारा लड़का फिर उसे उस खाने को आजमाने के लिए आमंत्रित करता है जो उसने इस मौके के लिए तैयार किया है। वो खाना खाती है और पुष्टि करती है कि ये बिल्कुल स्वादिष्ट है। टेबल पर तरह तरह के पकवानों से भरा है जो हमारे नौजवान के प्रयास को दिखाता है। फिर वो युवती से कहता है कि वो एक इच्छा मांगे और वो अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाती है। इस खुशी के पल के बाद हमारा पात्र पूछता है कि भविष्य के लिए उसकी क्या योजनाएं हैं। युवती फिर सवाल करती है कि क्या वो बच्चे के साथ उसका समर्थन करने के अपने वादे से पीछे हटने वाला है। वो उसे डिलीवरी ड्राइवर से शादी करने की चुनौती देता है और वो तुरंत स्वीकार कर लेती है। अगले दिन शादी तय करते हुए दृढ़ नजरों के साथ युवती पुष्टि करती है कि उसे कोई डर नहीं है और वह उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। संतुष्ट मुस्कान के साथ हमारा पात्र कहता है कि उनके बीच सौदा पक्का हो गया। अचानक डिनर के बीच में हमारे लड़के का फोन वाइब्रेट करने लगता है, माहौल को तोड़ते हुए। वो फिर उठता है और कहता है कि उसे ये कॉल लेना होगा। अपार्टमेंट की बालकनी में हमारा नौजवान पूछता है कि क्या हुआ। दूसरी तरफ से उसका अधीनस्थ उसे सूचित करता है कि हाइड्रा नाम का एक हत्यारा शहर में उसे खत्म करने आया है। शांति से वो कहता है कि वो अगले दिन इसका ध्यान रखेगा। इस बीच सुकी सोफे पर बैठी है और उसे भी एक महत्वपूर्ण कॉल आता है। उसकी दोस्त उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन करती है और युवती जवाब देती है कि वो दूसरी शख्स थी जिसने ऐसा किया। दोस्त सोचती है कि ये मंगेतर था, लेकिन सुकी बताती है कि हमारे लड़के ने उसे सबसे पहले जन्मदिन की बधाई दी। वो केक का एक और टुकड़ा खाती है। फिर युवती अपनी दोस्त को बताती है कि वो कल उससे शादी करने वाली है और वो उसके अपार्टमेंट में है। बेताब होकर दोस्त सुकी से शांत होने की गुहार लगाती है और कहती है कि वो इस स्थिति को ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढ लेगी। दोस्त फिर वादा करती है कि वो अपने दादाजी से मदद मांगने की गुहार लगाएगी ताकि वो इस संकट से बाहर निकल सके। बालकनी में अधीनस्थ बताता है कि एक राजकुमारी ने पूछा कि हमारा लड़का कहाँ है। हमारा नौजवान सिगरेट जलाता है और गुस्से में पूछता है कि क्या उसने उसकी लोकेशन बता दी। अधीनस्थ समझाता है कि उसे बोलने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि राजकुमारी का गुस्सा बहुत तेज है। इस चौंकाने वाली खबर के साथ हमारे लड़के का लाइटर उसके हाथ से फिसल जाता है। गुस्से में हमारा पात्र फोन पर उस आदमी पर चिल्लाता है, उस पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए। अधीनस्थ फिर बहाना बनाता है कि सिग्नल खराब है और फोन काट देता है। कुछ न कर पाने की स्थिति में हमारा नौजवान बालकनी में झुक जाता है, सोचता है कि स्थिति जटिल हो गई है। अचानक उसका फोन फिर से वाइब्रेट करता है और वो सोचता है कि अब कौन उसे परेशान कर रहा है। वो एक मैसेज देखता है जिसमें एक युवती खुद को लिन किंग की पोती के रूप में पेश करती है। वो युवती सु परिवार के साथ साझेदारी का प्रस्ताव देती है और बदले में कुछ भी करने की पेशकश करती है। हमारा पात्र लिन किंग की पोती के इस साहसी प्रस्ताव को पढ़कर विचारों में खो जाता है। जल्द ही उसे युवती के दादाजी का फोन आता है जो परेशानी के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो मुआवजे के रूप में कोई भी उपहार मांग सकता है। वो फिर एक राइफल और 2 गोलियों की मांग करता है और सुकी को एक प्रोजेक्ट का अधिकार देता है। बिस्तर पर किताब पढ़ते हुए उसे अपनी दोस्त का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा है कि बड़े शख्स ने साझेदारी स्वीकार कर ली है। चेहरे पर मुस्कान लिए सुकी इस खबर से बहुत खुश होती है। अपार्टमेंट में वापस हमारा लड़का उसे देखता है। बैठी और मुस्कुराती हुई सुकी को देखकर हमारा नौजवान उससे इस बारे में पूछता है। फिर वो टिप्पणी करता है कि उसे नहीं पता था कि उसे किताबें पढ़ने की आदत है। वो कहता है कि ऐसी कई चीजें हैं जो उसे उसके बारे में नहीं पता। उसी पल हमारा लड़का और करीब आता है और सुकी उसकी हरकतों से घबरा जाती है, लेकिन वो बस एक तकिया उठाता है और उसे बिस्तर पर आराम करने को कहता है, ये बताते हुए कि वो सोफे पर सोएगा। जाने से पहले हमारा नौजवान चेतावनी देता है कि बिस्तर पर लेटी पढ़ना गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, जिससे वो अवाक रह जाती है। बिस्तर पर लेटी युवती शर्मिंदगी महसूस करती है क्योंकि उसे लगा था कि वो उसके साथ कुछ करने की कोशिश करेगा। अगली सुबह हम हमारे पात्र को अपार्टमेंट की बालकनी पर जोरदार वर्कआउट करते हुए देखते हैं।
तभी सुकी वहाँ आती है और उसे ट्रेनिंग करते देख पूछती है कि क्या ये फ्रॉग स्टाइल है। वो बताता है कि ये तकनीक ड्रैगन कॉइलिंग हैंड कहलाती है, लेकिन युवती ने इसके बारे में कभी नहीं सुना। हमारा लड़का कहता है कि ये एक छोटा सा मार्शल आर्ट है और वो सवाल करती है कि एक डिलीवरी ड्राइवर इसे क्यों सीखेगा। वो कहता है कि उसके पिता ने उसे परिवार की रक्षा के लिए मार्शल आर्ट सिखाया और युवती उसकी इस सोच से सहमत होती है। सुकी फिर घोषणा करती है कि नाश्ता टेबल पर तैयार है और हमारा नौजवान हैरान है कि वो कितनी विचारशील हो सकती है। वो कहती है कि अभी बहुत कुछ है जो उसने नोटिस नहीं किया और हमारा लड़का उसे नाश्ते के बाद अपने घर आने का न्योता देता है। सुकी सोचती है कि वो डर रहा है और बिना सोचे समझे पुष्टि करती है कि वे आज ही शादी कर रहे हैं। वे अपार्टमेंट से निकलते हैं और युवती बताती है कि उसे डर है कि उसका परिवार उसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन बच्चे के आने के बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। हमारा लड़का फिर सवाल करता है कि क्या वो उसके परिवार से शादी कर रही है और युवती उसकी सूरत और स्टाइल की तारीफ करती है, लेकिन वो जोड़ती है कि उसका पारिवारिक बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर है, जिससे हमारा लड़का सोच में पड़ जाता है। मुस्कुराते हुए वो अपनी मोटरसाइकिल पर चढ़ता है और मजाक में पूछता है कि क्या वो उसके लिए काफी अच्छा नहीं है। वो उसकी छेड़छाड़ पर बस तंज कसती है और लाल मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाती है। हमारा नौजवान फिर उसे कसकर पकड़ने को कहता है और वे शहर में तेजी से निकल पड़ते हैं। कॉम्प्लेक्स से बाहर दूर से दो लोग उन्हें देखते हैं। सुकी का पूर्व मंगेतर ये जानकर गुस्से में है कि उसने रात एक डिलीवरी ड्राइवर के साथ बिताई। बड़ा शख्स अपने गुंडों को आदेश देता है कि हमारे लड़के को खत्म कर दे और लड़की को उसके पास ले आए। वो आदमी आदेश स्वीकार करता है और कहता है कि वह अपने आदमियों को लेकर जोड़े का पीछा करेगा। इस बीच हमारा नौजवान सड़कों पर तेज गति से मोटरसाइकिल चलाता रहता है। फिर वो अपने रियर व्यू मिरर में नोटिस करता है कि एक सफेद कार उनका पीछा कर रही है। मुस्कुराते हुए हमारा लड़का टिप्पणी करता है कि कोई दिन दहाड़े उसका पीछा कर रहा है। फिर वो सुकी से कहता है कि वो घर जाए और अपना सामान ले ले क्योंकि उसे कुछ निपटाना है। उसकी सहमति के बाद हमारा लड़का इंजन तेज करता है ताकि पीछा करने वालों को चकमा दे सके। थोड़ी देर बाद वे उसके घर के सामने पहुंचते हैं। युवती मोटरसाइकिल से उतरती है और हमारा पात्र समस्या से निपटने के लिए जाने की तैयारी करता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है और गुंडों की सफेद वैन को तेजी से आते देखता है। बिना समय गवाए हमारा नौजवान इंजन तेज करता है और दुश्मनों को ललकारने के लिए तेजी से निकल पड़ता है। एक शानदार चाल के साथ वो तेजी से मुड़ता है और वह रुक जाता है। गुंडों को चकमा देने के बाद वो एक बिल्डिंग के सामने रुकता है और एक बालकनी की ओर देखता है। हमारा लड़का फिर अपने शक की पुष्टि करता है जब वो हत्यारों को वहाँ छिपे हुए देखता है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ हमारा लड़का कहता है कि अब वो एक साथ उन सब का ध्यान रखेगा। हमारा नौजवान फिर बिल्डिंग में प्रवेश करता है और सीढ़ियों से उस मंजिल तक जाता है। अपार्टमेंट में पहुंचकर उसे एक स्नाइपर राइफल वाला केस मिलता है और वह उसे टेबल पर जोड़ना शुरू करता है। हथियार को पकड़कर हमारा लड़का लिन की तारीफ करता है, कहता है कि वो वाकई काम करवाना जानता है। अचानक हमारे पात्र को बिस्तर पर कुछ अजीब दिखता है और वो उलझन में पड़ जाता है। उसी पल सुकी की दोस्त बाथरूम से तौलिया लपेटे हुए निकलती है और हमारे नौजवान को कमरे में देखकर चीख पड़ती है। वो हमारे नौजवान की ओर इशारा करती है और चिल्लाकर पूछती है कि एक डिलीवरी ड्राइवर उसके घर में क्या कर रहा है। तभी उसके माथे पर एक लेजर साइट दिखती है। हमारा पात्र इसे नोटिस करता है और तुरंत उसे नीचे झुकने के लिए चिल्लाता है। उसी क्षण एक गोली खिड़की तोड़ती है और हमारा लड़का उसे गोली से बचाने के लिए उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वो डरी हुई युवती को देखता है और उसे शांत होने को कहता है। हमारा पात्र फिर उसे चेतावनी देता है कि चीखे नहीं वरना वो गंभीर रूप से घायल हो सकती है। फिर वो राइफल उठाता है और खिड़की से निशाना लगाता है, हत्यारे का शिकार करने के लिए तैयार। एक ही शॉट के साथ हमारा नौजवान उस बिल्डिंग की ओर गोली चलाता है जहां दुश्मन छिपा था, लेकिन अचानक एक और गोली उनकी ओर आती है और हमारा लड़का उसे फिर से नीचे झुकने के लिए चिल्लाता है। वो उसे एक बार फिर गोली से बचा लेता है। हमारा लड़का जमीन से एक ड्रेस उठाता है और उसे एहसास होता है कि दूसरी तरफ भी कोई है। हाइड्रा हत्यारे के अलावा वो याद करता है कि जो वैन उसका पीछा कर रही थी उसका अभी तक हिसाब नहीं हुआ। इस गोलीबारी को मिलाकर वो टिप्पणी करता है कि दिन अवांछित मेहमानों से भरा है। बिना समय गवाए हमारा लड़का फिर निशाना लगाता है। गोली तेज गति से निशाने की ओर उड़ती है, खिड़की को चकनाचूर करते हुए। प्रोजेक्टाइल हत्यारे को सीधे लगता है, फर्श पर बेजान पड़ा देखते हैं। फिर युवती उससे स्थिति के बारे में सवाल करती है और वो कहता है कि हाइड्रा नाम का वो शख्स
अब इतिहास हो गया। अचानक हमारा नौजवान आसन्न खतरे को भांप लेता है और पूरी तरह सतर्क हो जाता है। एक और गोली टूटी हुई खिड़की से उनकी ओर उड़ती आती है। फिर हम देखते हैं कि एक और शूटर किसी अलग जगह पर छिपा था जो उन पर निशाना साध रहा था। नया दुश्मन बिना हिचक हमारे पात्र पर फिर से गोली चलाता है। वो जल्दी से युवती को सोफे पर धकेल देता है ताकि वो गोली की रेखा से बाहर हो जाए और वो उसे गालियां देती है। हमारा नौजवान फिर दीवार में फंसी गोली के खोल को उठाता है और उसकी जांच करता है। उसे गोली की नोक पर एक हेक्सागोन निशान दिखता है और वो बताता है कि ये एब्बे संगठन का निशान है। इसके साथ वो उसकी ओर मुड़ता है और पूछता है कि उसने यूरोपियनों के साथ कब झगड़ा मोल लिया। युवती को याद आता है कि एक यूरोपीय बॉस उसकी टेक्नोलॉजी खरीदना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया था। नजरें टिकाए हमारा नौजवान दुश्मन की योजना समझ जाता है और कार्रवाई की तैयारी करता है। फिर वो युवती को सावधान रहने के लिए चिल्लाता है और उसे फिर से बचाने के लिए नीचे धकेल देता है। जमीन पर बैठे दोनों सदमे से उबरते हैं। युवती अभी भी बहुत डरी हुई है। हमारा लड़का फिर जमीन से कांच का एक टुकड़ा उठाता है और कहता है कि उसके पास एक तरकीब है। बिना एक पल गवाए हमारा लड़का कांच के टुकड़े को हाथ में लिए खिड़की की ओर दौड़ता है। अविश्वसनीय ताकत के साथ वो कांच के टुकड़े को चाकू की तरह फेंकता है। वो टुकड़ा शूटर के गले में लगता है, जो इस आश्चर्यजनक हमले की उम्मीद नहीं कर रहा था। बालकनी पर दोनों हत्यारे ढेर। खतरा आखिरकार टल गया। हमारा नौजवान फिर लड़की से कहता है कि वो अब उठ सकती है क्योंकि अब सुरक्षित है। युवती उसकी पहचान के बारे में सवाल करती है और वो कहता है कि उसे ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है। वो उसे धमकी देती है कि वो नैनन को बता देगी, लेकिन वो उसे चुप रहने को कहता है। हमारा लड़का फिर चेतावनी देता है कि बाहर शोर है और उन्हें चुप रहना होगा। डरकर युवती पूछती है कि क्या अभी भी कोई और है और स्थिति से भयभीत हो जाती है। वो उससे लिपट जाती है और हमारा लड़का उसे शांत करता है, कहता है कि घबराए नहीं और वो जांच करेगा। बाहर 3 गुंडे दिखाई देते हैं। गुंडों का नेता फिर मान लेता है कि हमारा नौजवान वहाँ चोरी करने आया है। उसी पल हमारा लड़का सीढ़ियों से नीचे आता है और उनका अभिवादन करता है। हमारा लड़का मुस्कुराते हुए उनका सामना करता है और पूछता है कि क्या वे सब उससे मिलने आए हैं। गुंडा उसे बॉस की औरत के साथ उलझने का आरोप लगाता है और स्पष्टीकरण मांगता है। हमारा नौजवान स्थिति समझ जाता है और शांति से पूछता है कि वे उससे क्या चाहते हैं। बिना और बात किए तीनों गुंडे तलवारें निकालकर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारा लड़का तेज है और पहले दुश्मन के ठोड़ी पर एक जोरदार किक मारता है। वो एक गुंडे के सीने पर ठोस प्रहार करता है। एक तेज चाल के साथ 2 पहले ही जमीन पर है और केवल नेता खड़ा रहता है। गुंडा प्रभावित होता है और उसे एहसास होता है कि ये डिलीवरी ड्राइवर असल में एक मार्शल आर्टिस्ट है। नाराज होकर वो ये मानने से इनकार करता है कि उसे एक साधारण डिलीवरी ड्राइवर हरा सकता है। गुंडा फिर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन हमारा नौजवान आसानी से उस प्रहार से बच जाता है। वो सटीक किक मारता है। उसी पल गोरी लड़की सीढ़ियों पर दिखाई देती है और गुंडे को हारते हुए देखती है। डरकर वो फोन पर पुलिस कर चीखती है और हंगामे को देखती है। गुंडा उठता है और गुस्से में लड़की पर चिल्लाता है कि वो शोर मचाना बंद करे। फिर वो आगे बढ़ता है और लड़की का हाथ पकड़ लेता है। उसे हमारे पात्र के खिलाफ बंधक के रूप में इस्तेमाल करता है। गुंडा फिर हमारे पात्र को धमकी देता है, लड़की को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए। लेकिन हमारा नौजवान जरा भी चिंतित नहीं लगता और उसे आगे बढ़ने की चुनौती देता है। चलते हुए हमारा लड़का उसे चुनौती देता है और गुंडा इस दृश्य पर घबरा जाता है। गुंडा चिल्लाता है कि हमारा नौजवान पास आना बंद करे। पलक झपकते ही हमारा पात्र गायब हो जाता है। अचानक वो उस आदमी के सामने होता है। वो दुश्मन की तलवार को सिर्फ एक उंगली से आसानी से रोक देता है। गुंडा तलवार को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे असंभव लगता है। हमारा लड़का फिर उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि वो अब तक हमला क्यों नहीं कर रहा। पूरी तरह डरकर गुंडा उसकी ताकत पर अवाक रह जाता है। एक साधारण झटके के साथ हमारा नौजवान तलवार को कई टुकड़ों में तोड़ देता है। गुंडा और लड़की हवा में तलवार टूटते देख हैरान रह जाते हैं। बिना एक पल गवाए हमारा लड़का उसे गले से पकड़ता है और उसे जमीन से उठा लेता है। दम घुटते हुए गुंडा खुद को बचाने की कोशिश करता है। कहता है कि वो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से है, लेकिन हमारे लड़के को कोई परवाह नहीं और वो दुश्मन के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। ये प्रहार गुंडे को उड़ा देता है और वो जमीन पर गिरकर गुंडा चिल्लाता है कि हमारा नौजवान अपराध की जिंदगी की ओर न मुड़े। हमारा पात्र उसे नजरअंदाज करता है और उसके सीने पर एक जोरदार किक मारता है।
प्रहार से गुंडा खून की धारा उगलता है और दर्द से चीखता है। गुंडा फिर हमारे नौजवान से रुकने की भीख मांगता है और कहता है कि उसके पास महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारा लड़का उसे 3 सेकंड देता है और दुश्मन खुलासा करता है कि बॉस कुन्हाओ सुकी के पीछे गया है। हमारा लड़का इस खुलासे से हैरान हो जाता है और स्थिति की गंभीरता समझ जाता है। वो फिर उसे किक मारता है और पूछता है कि उसने ये पहले क्यों नहीं बताया। अचानक डोरबेल बजती है और वे बाहर से पुलिस की आवाज सुनते हैं। वो फिर कहता है कि वो सुकी के पीछे जा रहा है और लड़की से कहता है कि किसी को न बताएं कि वो वहाँ था। 2 पुलिस वाले घर में घुसते हैं और गोरी युवती को लिविंग रूम में खड़ा पाते हैं। एक अधिकारी अपनी बैज दिखाता है और पूछता है कि क्या हुआ। बाहर वो बताती है कि 3 हथियारबंद लोग उसके घर में घुस आए थे। इसके साथ पुलिस वाले तीनों गुंडों को हथकड़ी लगाकर स्टेशन ले जाते हैं। एक अधिकारी फिर कैप्टन को सूचित करता है कि उन्हें सड़क के उस पार 2 शव मिले हैं। सुकी को उसके घर पर कुन्हाओ पहले से ही वहाँ है। वो कहता है कि उसने पहले शांत रहने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो बल प्रयोग करेगा। फिर हम सुकी को उस आदमी से जाने के लिए कहते हुए देखते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसने पहले ही डिलीवरी ड्राइवर के पीछे लोगों को भेज दिया है। वो सुकी पर झपटता है, चीखते हुए कि वो उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही था। इसका नेक्स्ट वीडियो सबद से 2 हफ्ते के बाद आएगा, क्योंकि ये नई स्टोरी है। इसका कोई और चैप्टर अभी नहीं है। स्टोरी कैसी लगी जरूर से एक कमेंट करके जाना। वीडियो को लाइक करके हाइप भी कर देना। बाय।